Vikramas. So I am Meenakshi Narula, your maths teacher for SSC, right? तो इस वीडियो में SSC द्वारा जो 4 अगस्त को क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। तो जिन बच्चों का एग्जाम अभी होने वाले, तो आप इस वीडियो के थ्रू उन क्वेश्चंस को जान सकते हो जो SSC पूछ रहा है उस टाइप के, और जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। So the first question, the height of a right circular cone is 24 centimeter and its slant height is. तो बेटा हमारे पास एक कोन है और उसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर दी है, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मेरे पास एक कोन है, अब आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है। What is curved surface area of the cone? Pi r l। इसका मतलब एरिया और वॉल्यूम में से एक क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। इस शिफ्ट में पूछा गया था कोन जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर और जो स्लांट हाइट है वो है 25 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखेंगे। और हमें फॉर्मूला पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कोन के लिए होता है पाई आर एल, जिसमें एल स्लांट हाइट होती है और आर रेडियस होता है। यहाँ पे हमें हाइट और स्लांट हाइट दी है, मुझे रेडियस निकालना। अब यहाँ से ये राइट ट्राइंगल है, जो ये ट्राइंगल बन रही है वो राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो वो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर डायरेक्ट आ जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 विच इज इक्वल टू 7। रेडियस हमारे पास 7 आता है। जो आइडेंटिटी मैंने यूज किया है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो मेरे पास जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 22/7। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है 7 और एल की वैल्यू क्या है 25। तो होगा 22 इंटू 25, जो किसके इक्वल होगा 50। 500 प्लस 50 550। सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर इज 18 पर किलोग्राम एंड सेकेंड टाइप ऑफ शुगर इज 24 पर किलोग्राम। इफ बोथ आर मिक्स्ड टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 3:5 देन द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ मिक्स्ड शुगर। इसका मतलब आपके पास दो तरह की चीनी है। पहली चीनी का प्राइस है 18 पर किलोग्राम और दूसरी का 24 पर किलोग्राम। आप इन चीनी को मिक्स करते हो, पहली चीनी के 3 हिस्से लेते हो और दूसरी चीनी के 5 हिस्से लेके इसको मिक्स करते हो। जो आप मिक्सिंग कर रहे हो वो 3:5 में। मान लेते हैं कि पहली चीनी के आपने 3 किलोग्राम मिक्स किए और दूसरी चीनी के 5 किलोग्राम मिक्स किए, तो आपने 3/5 3:5 में ही मिक्स किए। अब आपके पास जो टोटल चीनी का मिक्सचर बनेगा, टोटल चीनी कितने किलो होगी, 8 किलो हो जाएगी। जो टोटल चीनी आप मिक्स करने के बाद अब आपके पास टोटल शुगर का वेट हो जाएगा 3 + 5 विच इज 8 किलोग्राम। इस 8 किलो चीनी का हमें प्राइस बताना है पर केजी का। तो आपने 3 किलोग्राम इस चीनी के डाले तो क्या प्राइस आएगा 54। 18 इंटू 3 54। इस चीनी के 5 किलो आपने मिक्स किए तो इसका प्राइस क्या आएगा 120। अब आपने एक तो टोटल प्राइस 8 किलो का कितना हुआ ₹54 प्लस 120, इसका मतलब 174। मतलब ये 8 किलो चीनी 174 रुपीज में तैयार हुई। 1 किलो चीनी की क्या कीमत होगी 174 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 1.75 रुपीज 21.75। तो जो रेशियो दी होती है उसी को आप किलो मान सकते हो।
ठीक है बेटा, तो पहली चीनी की प्राइस 54, दूसरी की 120, ये पूरा प्राइस है 8 किलो चीनी का, और इसी 8 किलो का 1 किलो का प्राइस पड़ेगा 21.7। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या गया है कि x प्लस वाई दो नंबर है जिनको अगर हम ऐड करें तो 11 आएगा और अगर माइनस करें तो 1 आएगा। हमने वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये बेटा कुछ टाइपिंग एरर है, द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई। तो बेटा इसको करने के लिए अब ये सारे ऑप्शंस मेरे होल नंबर हैं, ये सारे ऑप्शंस मेरे होल नंबर हैं। इसका मतलब x और y भी क्या होगा, होल नंबर, x और y भी क्या होगा, होल नंबर। तो आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जमा करने पे 11 बनता है और माइनस करने पे 1 बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया होगा, x बेटा 6 होगा और y क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और ये दोनों नंबर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब। 6 क्यूब होता है बेटा 216 माइनस 125, 75, 85, 91। 91 इज योर आंसर, 91 इज योर आंसर। तो अगर ऑप्शन होल नंबर है बेटा, ऐसे सवाल में आप पुट एंड प्लग करोगे। सबसे पहले सोचोगे कि कौन सी वैल्यू है और उन्हीं वैल्यू को उठा के उस आइडेंटिटी में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का है। एसएससी इस साल ट्रिग्नोमेट्री में से 2 या 3 सवाल आपको पूछ रहा है, तो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की उनको अच्छे से करनी चाहिए। पर इसको करने का मैं आपको बहुत शॉर्टकट और ट्रिक बताती हूँ। आप सबको ये टेबल तो याद ही होगा, आपको ये टेबल याद होगा कि हमें 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर साइन और कोसाइन की वैल्यू को याद करना ही है। मैं बहुत बार इसका शॉर्टकट आपको बता चुकी हूँ पिछली कुछ वीडियोस में, पर इस वीडियो में मैं दोबारा से रिपीट करूंगी। तो साइन की वैल्यू के लिए हम सबसे पहले यहाँ से अपनी गिनती शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हम हर नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, हर नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हम लेंगे स्क्वायर रूट, हम लेंगे स्क्वायर रूट। 4 के साथ डिवाइड करने के बाद हम लेंगे स्क्वायर रूट। जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, 0 आएगा, यहाँ पे हाफ आएगा, यहाँ से 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 और यहाँ से 1। तो इसका मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, साइन ऑफ 45 इज 1 बाई रूट 2। तो इस तरह से इन सभी एंगल्स के ऊपर आप साइन की वैल्यू को याद कर सकते हो। कॉस की वैल्यू को साइन की वैल्यू से देखकर लिखना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप इन वैल्यूज को पलट दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो आपके पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। अगर इन वैल्यूज को आप पलट दोगे तो आपके पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और टैन की वैल्यू के लिए आप इन दोनों को डिवाइड करोगे। 0 डिवाइडेड बाय 1 0, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 बाई रूट 3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, और 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो ये होगा नॉट डिफरेंट। ठीक है, अब हम लोग एक चीज का फायदा उठाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल यूज हो रहा है, दैट इज ए एंगल यूज हो रहा है। तो मैं ए को, जो यहाँ पे ट्रिक है वो है पुट एंड प्लग। पुट एंड प्लग, आप कोई भी एंगल अपने मन से सोचकर यहाँ पे रख दीजिए। तो साइन और कोसाइन जो है वो सेम होते हैं 45 डिग्री के लिए, तो मैं ए को पुट करूंगी 45 डिग्री, पुट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जैसे ए को 45 डिग्री पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन माइनस 3 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2, उसका स्क्वायर हाफ, उसका स्क्वायर हाफ, कॉस ऑफ 45 भी सेम ही वैल्यू देगी, उसका स्क्वायर हाफ होगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री फिर से हाफ। तो आपके पास आंसर आएगा 3/3, तो आंसर 1, आंसर इज 1, आंसर इज 1। तो सिर्फ इस टेबल की मदद से आप एंगल को वैल्यू देके अपना आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है, राइट। वैसे आप इसको आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हो, बट ये उसका शॉर्टकट तरीका। आप ये टेबल याद कीजिए, ए को वैल्यू दीजिए, सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आरती सोल्ड एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% while using a weight of 920 gram in place of 1 kilogram. Find out his actual total profit. कहने का मतलब आरती एक आर्टिकल को सेल कर रही है, उसको 15% का मुनाफा हो रहा है। मतलब अगर उसने 1,000 रुपए पे 100 रुपए पे खरीदा है तो वो कितने रुपए का बेच रही है? 115 रुपए का। ठीक है, अगर उसने कोई भी चीज 100 रुपए प्रति किलो की खरीदी है तो उसको बेच रही है 115 रुपए प्रति किलो पे। दूसरी बात क्या है कि वो 1,000 ग्राम के पीछे कितना तोल के दे रही है? 920 ग्राम। तो उसे 80 ग्राम का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। इस 80 ग्राम के अलावा उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15% का। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15%। क्योंकि हमारे पास ये प्रॉफिट 80 ग्राम में है तो हम ये 15% जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उसको भी ग्राम में निकाल लेते हैं। तो 1,000 ग्राम के पीछे उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कितने ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है? 150 ग्राम का। क्योंकि 10% होंगे 100 ग्राम, 10% होगा 100 ग्राम, तो हमारे पास 5% क्या होगा? 50 ग्राम। तो 15% क्या होगा? 150 ग्राम। तो उसको दो तरीके का प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रॉफिट 80 ग्राम हो रहा है और दूसरा 150 ग्राम हो रहा है। तो जो उसका टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितने ग्राम का हो रहा है? उसको 150 प्लस 80 230 ग्राम का। अब हमने निकालनी क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट 230 ग्राम का कितने ग्राम पर? 920 ग्राम पर, क्योंकि वो 920 ग्राम बेच रही है 1,000 ग्राम की जगह। तो यहां से जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये है 92 230, तो 2300 इंटू 92। तो ये सबसे पहले जाएगा 4 पे जाएगा ये 5 7 5 2 3 के बाद ये जाएगा 2 5 25%। तो उसको कितने प्रॉफिट परसेंटेज का फायदा हुआ? 25%। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्योंकि हमारा प्रॉफिट ग्राम में था, 230 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 920 ग्राम उसकी लागत के पीछे, तो इसकी प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। नेक्स्ट करते हैं। पाइप A and B can fill a cistern in 6 and 8 hours respectively। मतलब दो पाइप आपके पास, पाइप A एंड पाइप B। ठीक है, पाइप A कितने घंटों में भरता है? 6 घंटों में, और पाइप B 8 घंटों में। Whereas C pipe can empty the tank in 12 hours। C empty करता है कितने घंटों में? 12 घंटों में। empty करता है, इसका रेट माइनस, राइट। तो ये एक टैंक है, A भरता है इसको 6 घंटों में, B कितने घंटों में भरता है? 8 घंटों में, और जो C है वो इसको खाली करता है कितने घंटों में? 12 घंटों में। If all the pipes are open together, अब ये सारे पाइप मैंने इकट्ठे ओपन कर दिए, then in how much time the cistern will be filled? कितने टाइम में सिस्टम भरा जाएगा? तो A भरता है 6 घंटों में, B भरता है 8 घंटों में, C 12 घंटों में उसको खाली करता है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 6 8 12। इनका एलसीएम क्या होगा? 48 और 12, 6 8 48। तो ये होगा मेरे पास 2 into 3 2 into 2 into 2 2 into 2 एलसीएम होगा इनका 24। ठीक है, अगर एलसीएम 24 है तो मतलब ये 24 यूनिट काम कर रहे हैं।
तो 1 घंटे में ए कितना यूनिट काम कर रहा है 4, बी कितना यूनिट काम कर रहा है 3 और सी कितना यूनिट काम कर रहा है 2। इसका मतलब 1 घंटे में हो क्या रहा है, 1 घंटे में ए और बी भर रहा है, ए और बी भर रहा है। ए ने भरे 4 यूनिट, बी ने भरे 3 यूनिट, तो टोटल यूनिट कितने भरे गए 7। और उसी 1 घंटे में सी खाली कर रहा है कितने यूनिट 2, कितने यूनिट 2, तो टोटल कितने भरे गए 5। 7 में से 2 खाली किए तो बचे 5। अब 1 घंटे में 5 यूनिट वर्क हो रहा है, टोटल काम कितना है 24 यूनिट, टोटल काम कितना है 24 यूनिट। तो कितने घंटों में काम होगा 24, टोटल काम 24 यूनिट है, 1 घंटे में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो टोटल काम होगा 4 घंटे 4/5, मतलब 4 घंटे पूरे लगेंगे। और 4/5 कितने मिनट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 घंटे 4/5 कितने मिनट होंगे 48 मिनट। 4/5 कितने मिनट होंगे 48 मिनट, तो 4 आवर 48, ठीक है 4 आवर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है P and Q with the speed of 24 km/h and 18 km/h respectively, Q takes 20 minutes more than P to cover the same distance। इसका मतलब P और Q यहां से चलते हैं और उनको एक ही जगह जाना है। P यहां से चलता है, Q यहां से चलता है, दोनों को एक ही जगह पे जाना है। P की स्पीड है 18 km/h और Q की स्पीड है 18 km/h। जो Q है, Q कितने मिनट एक्स्ट्रा लेता है 20 मिनट एक्स्ट्रा लेता है P से, 20 मिनट एक्स्ट्रा लेता है P से। इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे 24 आएगा, अगर हमारे पास P और Q के टाइम की रेशो पता लग जाए, टाइम की रेशो पता लग जाए, तो उसके डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की। स्पीड की रेशो क्या है, स्पीड की रेशो है 24:18, दैट इज 4:3। तो टाइम की रेशो क्या होगी, टाइम की रेशो होगी 3:4। रेशो के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट, रेशो के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट। ये डिफरेंस किसके इक्वल है 20 मिनट की, डिफरेंस किसके इक्वल है 20 मिनट की, ठीक है। अब P अगर 3 घंटे लेता है तो Q 4 घंटे लेता है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो रेशो में 1 यूनिट है वो 20 मिनट की इक्वल है। तो टाइम जो P ने लिया, टाइम जो P ने लिया डिस्टेंस कवर में वो होगा 3 × 20 विच इज 60 मिनट, 3 × 20 विच इज 60 मिनट, जिसको हम बोल सकते हैं 1 घंटा। तो P 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुंचता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, भाग वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे से रहा तो डिस्टेंस भी 24 होगा, डिस्टेंस भी 24 होगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। 24 × 1 इज 24, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को मिलाकर ही सवाल आता है। आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। जो आइडेंटिटी इसमें लगेगी वो है a² - b² = 1। cos 4 थीटा को लिख सकते हैं cos² थीटा का स्क्वायर माइनस sin² थीटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू cos² थीटा प्लस sin² थीटा इंटू cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो यहां से इसकी वैल्यू है 1, ये आपको पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये 1 के इक्वल है। बचा क्या cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब सारे जवाब या तो cos में है या फिर sin में है, तो एक काम करते हैं cos को sin में बदलते हैं, 1 माइनस sin² थीटा माइनस sin² थीटा, तो जवाब होगा 1 माइनस 2 sin² थीटा। अगर ये जवाब ऑप्शन में नहीं है तो साइन को cos में बदलना पड़ेगा। A इज द ऑप्शन, A इज द ऑप्शन। तो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज बेटा याद कर लो, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ 20 मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इज 30 किलोग्राम and 30 members is 50 kilogram. Find the average of all the members together.
मतलब एक ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कितने लोग हैं, 20 मेंबर है। कितने मेंबर है, 20 मेंबर है। और दूसरे ग्रुप में कितने मेंबर है, 30 मेंबर है। दूसरे ग्रुप में कितने मेंबर है, 30 मेंबर। पहले ग्रुप की जो वेटेज है 30 किलोग्राम और दूसरे ग्रुप की वेटेज है 50 किलोग्राम। अब आपको एवरेज पता है, एवरेज किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को जमा करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर इन सभी मेंबर्स को मैं इकट्ठा कर दूं, सभी मेंबर्स को इकट्ठा कर दूं तो टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 50। टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 50। टोटल मेंबर 50 हो गए। अब पहले ग्रुप में सभी का सम किसके इक्वल रहा होगा, सभी का सम इक्वल रहा होगा 30 इंटू 20 के। देखो एवरेज का मतलब है कि हर व्यक्ति का वेट 30 किलो हो, ठीक है, और यहाँ पे हर व्यक्ति का वेट 50 किलो, तो टोटल वेट यहाँ पे हो जाएगा 30 इंटू 20 और यहाँ हो जाएगा 30 इंटू 50, 30 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 600 प्लस 1500। तो यहाँ से एक 0 कटा और यहाँ से 5 से भी कटेगा, ये 12 और ये 30, तो 42। 42 आपका आंसर, 42 आपका आंसर। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 संख्या मेरे पास लिखी है, इसका एवरेज क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 ही संख्या है, तो इसमें आपका 9 10 15 बटे 5, 15 बटे 5 जो कि 3 आता है। तो ये एवरेज का फॉर्मूला है। या तो आप हर जगह 3 रखोगे तो भी आपके पास जमा करने के बाद 15 ही बनेगा, और इसको भी जमा करने के बाद 15 ही रहता है। तो एवरेज में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट सवाल है जिसमें हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी है और x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। इसमें बहुत सुंदर आइडेंटिटी यूज होती है, वो आइडेंटिटी ये है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब आप सोचोगे कि ab की वैल्यू तो हमें पता नहीं बेटा, a अगर मेरे पास x है, b मेरे पास 1/x है, तो इसका यही फायदा है कि ab की वैल्यू 1 है, ab की वैल्यू 1 है। तो फटाफट से इस आइडेंटिटी में हम रखेंगे यहाँ पे x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x इंटू 1/x। x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 6 स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1/x होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 32। 32 का स्क्वायर रूट हो जाएगा x माइनस 1/x, 32 का स्क्वायर रूट हो जाएगा x माइनस 1/x। तो 32 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 32। डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। तो ये आइडेंटिटी को अच्छे से याद करो, इस आइडेंटिटी को अच्छे से याद करो। There is a point P outside a circle with center O। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, जिसका सेंटर है O। यहाँ पे हमारे पास सर्कल का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है। एक पॉइंट P है जो सर्कल के बाहर है। ठीक है बेटा, ये फिर से वही सबसे आसान सवाल वो सर्कल के ऊपर डाल ही रहा कि यहाँ पे मेरे पास एक सेंटर O है, ठीक है, P बाहर है सर्कल के, OP की लेंथ देता है वो, OP की कितनी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, OP की कितनी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना 9। रेडियस बनाने के लिए मैं सेंटर को इस पॉइंट से जोड़ती हूँ, सेंटर को इस पॉइंट से जोड़ती हूँ, तो AP मेरी क्या आ जाएगी, टेंजेंट। AP क्या आ जाएगा, टेंजेंट। ठीक है, रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपको ये टेंजेंट निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम सेंटर से टेंजेंट की और लाइन खींचते हैं जो उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलती है, जहां पे ये
टेंजेंट सर्कल को मिल रही है तो ये एंगल 90 होता है। अगर ये एंगल 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो 15 स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हमें निकालना है, b स्क्वायर 9 स्क्वायर है। तो आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 15 और 9 का क्या होता है 12, तो 12 इज द आंसर, 12 इज द आंसर। सॉल्व करोगे तब भी 12 ही आएगा। What is the equivalent percentage of two successive discount respectively? Equivalent percentage of two successive discount. तो परसेंटेज का सवाल है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। तो पहले अगर आपकी किसी भी वस्तु की कीमत 100 रुपए थी, डिस्काउंट कितना हुआ 25%, मतलब इस पे 25% की घट होती होगी। तो 25% की घटौती के बाद आपके पास मल्टीप्लायर क्या आएगा 0.75, मतलब 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, दो छोड़ के डेसिमल। तो घटने के बाद जो कीमत आएगी वो आएगी 100 इंटू 0.75। अब इसके ऊपर भी एक डिस्काउंट लग रहा है, कितना 40%, इसके ऊपर एक और डिस्काउंट लग रहा है 40%, तो मतलब 40% की घट होती है। तो इसका कितना परसेंट बचेगा 60%। 60% निकाल, किसी भी नंबर का 60% कैसे निकालते हैं 0.6 से मल्टीप्लाई करके, दो छोड़ के डेसिमल। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के पास जो आपका आर्टिकल है आप इस प्राइस पे खरीदोगे। शुरू आप यहां से हुए थे 100 से, खरीदोगे आप इसको इस पे, तो इसका आंसर आएगा 6 5 33 45। शुरू आप 100 रुपए से हुए थे, खरीदा आपने उसको 45 रुपए पे, खरीदा आपको 45 रुपए पे। 100 रुपए की चीज आप 45 रुपए पे खरीदते हो, तो आपको डिस्काउंट कितना मिलता है, डिस्काउंट कितना मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 55%, डिस्काउंट मिलेगा 55% का। 100 माइनस 45, 55 रुपए का आपको डिस्काउंट हुआ विच इज इक्वल टू 55%। ठीक है। इफ अ ट्राइंगल PQR, QR is extended to S such that, हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR, PQR, तुम लोग QR को एक्सटेंड करते हो S such that PRS, ये एंगल किसके इक्वल है 2x माइनस 15 डिग्री के, 2x माइनस 15 डिग्री के, और एंगल P किसके इक्वल है 2x के, एंगल P किसके इक्वल है 2x के, और PQR किसके इक्वल है x माइनस 45, x माइनस 45। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब भी आप एक ट्राइंगल की साइड को आगे खींचते हो, जब भी आप एक ट्राइंगल की साइड को आगे खींचते हो, तो ये जो एंगल होता है इस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है किसके, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ, अगर इस एक्सटीरियर एंगल के सामने वाले दो इंटीरियर एंगल को जमा कर दो तो ये एक्सटीरियर एंगल की ही वैल्यू देगा, सम ऑफ टू ऑपोजिट सामने वाले इंटीरियर एंगल। इसका मतलब इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, इसके साथ वाला एंगल छोड़ दो, इसके साथ वाला एंगल छोड़ दो ट्राइंगल का, बाकी दोनों ट्राइंगल के एंगल को जमा कर दो, ऐड कर दो, तो 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस x माइनस 45। तो 2x से 2x कटेगा, यहाँ से प्लस 45, तो x आ जाएगा 30, x आ जाएगा 30 डिग्री। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पे भी एसएससी सवाल पूछ रहा है आपसे। A sum of money double itself at compound interest of 7 years. In how many years it will become 8 times of itself? तो आप कोई भी P प्रिंसिपल सम ऑफ अमाउंट लगाते हो, वो खुद को डबल कर रहा है, मतलब अगर वो पहले P था वो खुद को डबल कर रहा है, कितने सालों में 2P बनता है, कितने सालों में 7 सालों में।
अब आपसे ये पूछ रहा है कि कितने सालों में ये 8p बनेगा, कितने सालों में ये 8 गुना बनेगा। 7 सालों में डबल हो रहा है, 7 सालों में डबल हो रहा है, ठीक है। अब 8 किसके इक्वल है? 2⁻³ 2 को 3 बार। अब इसका मतलब कितने सालों में ये 8 गुना होगा? 3 सालों में। कितने सालों में ये 8 गुना होगा? 7 सालों में डबल होता है, तो इसी तरह से 3 बार हमें ये 3 बार डबल होगा तो 8 गुना होगा। तो कितने सालों में डबल होगा? 7 into 3 which is equal to 21 years। 7 into 3 which is equal to 21 years। तो हो क्या रहा है? P से 2P बनेगा 7 सालों में, P से 2P बनेगा 7 सालों में। फिर अगले 7 सालों में ये डबल हो जाएगा 2², ठीक है, ये फिर से डबल हो जाएगा और अगले 7 सालों में फिर से डबल होगा 2⁻⁸ 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। A sum of 25,000 is lent at a rate of 4% for first year and 5% for second year at simple interest। सिंपल इंटरेस्ट तो सबसे आसान टॉपिक है बेटा, सबसे आसान है। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P into R into T divided by 100। P into R into T divided by 100। अब आपको अमाउंट निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास स्टार्टिंग में था 25,000, ठीक है। एक साल में इस पे इंटरेस्ट लगा 4%, एक साल के लिए इसमें 4% इंटरेस्ट लगा, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 25,000 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,000 रुपए। एक साल में आप 1,000 रुपए कमा लेते। अब इसी को आप दूसरे साल के लिए भी लेंड करते हो, सेकेंड ईयर के लिए भी आप इसको सिंपल इंटरेस्ट पे रखते हो और रेट आपका 5% हो जाता है, रेट आपका 5% हो जाता है। मतलब दूसरे साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 25,000 इंटू 5, मतलब 25,000 का 5%, ऐसे भी सोच सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 1,250 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट आपका क्या हुआ? टोटल इंटरेस्ट आपका क्या हुआ? टोटल इंटरेस्ट आपका हुआ 1,000 रुपए प्लस 1,250 रुपए। क्योंकि आपको अमाउंट निकालनी है तो आप इसमें प्रिंसिपल ऐड करोगे, जो था 25,000, 25, 26,000, 27,000, 27,250 रुपए, 27,250 रुपए। In the given figure, PT is a tangent of 12 सेंटीमीटर। PT मेरे पास एक टेंजेंट है, इसका ये 12 सेंटीमीटर है। PAB is a secant। PAB एक सीकेंट है, इसको सीकेंट बोलते हैं। कॉर्ड को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो वो सीकेंट बन जाती है। सीकेंट क्या होता है? जो सर्कल को लाइन बाहर से काटते हुए उसको क्रॉस करे, तो ये सीकेंट है। इफ PB is 8 सेंटीमीटर, PB कितना है? 8 सेंटीमीटर। And find the length of AB। Find the length of AB। तो आपको ये थ्योरम आती है। थ्योरम क्या कहती है कि अगर P पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो और एक सीकेंट ड्रॉ करते हो तो PT² मतलब PT इंटू PT इज इक्वल टू PA प्लस PM इंटू PB, PA इंटू PB। अब PT आपको कितना दिया? 12 इंटू 12 इज इक्वल टू PA। PA आपको निकालना है, PB 8 है, तो ये कटेगा, ये 3, ये 2, 4 से और ये 6, सो 18 इज इक्वल टू PA। पर आपसे पूछा क्या है? AB। आपसे पूछा क्या है? AB। AB किसके इक्वल होगा? अगर PA में से PB माइनस कर दो, PA में से PB माइनस करो, 18 माइनस 8 विच इज 10 सेंटीमीटर, विच इज 10 सेंटीमीटर। तो सर्कल की थ्योरम्स को बहुत अच्छे से करो, क्योंकि इन थ्योरम्स के ऊपर आपसे 1 या 2 सवाल SSC पूछ रहा है। Next question, if length and breadth of a rectangle are increased by 7% and 6% respectively, what is the percentage change in the area of the rectangle? तो आप सबको पता है कि area of the rectangle क्या होता है? Length into breadth, length into breadth।
तो आपको परसेंटेज चेंज बताना है एरिया में। तो याद रखना कि जब भी किसी क्वांटिटी में आपको परसेंटेज चेंज बताना हो जिसमें कि दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, लेंथ में कितना चेंज आ रहा है 7%, लेंथ में कितना चेंज आ रहा है 7% और ब्रेथ में कितना आ रहा है 6%। तो एरिया में चेंज आप डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हो। कैसे? पहली क्वांटिटी में चेंज प्लस दूसरी में प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाएगा 13 प्लस 0.42, तो आंसर आ जाएगा 13.42%। आंसर आ जाएगा 13.42%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, साहिल बोरोस एन अमाउंट, साहिल बोरोस एन अमाउंट ऑफ, साहिल अमाउंट बोरो करता है कितना 62,500 at 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप सबको फॉर्मूला पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर T। तो P की जगह आप 62,500 रखोगे, 1 प्लस 8 बाय 100 रेज टू द पावर 2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास अमाउंट आएगी। उसने पूछा आपसे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ऐसे भी कर सकते हो जिनको फॉर्मूला याद है। नहीं तो आप सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क रहता है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 4 साल के लिए लग रहा है तो चारों साल के लिए प्रिंसिपल वैल्यू जिसके ऊपर लगता है जो इनिशियल होती है वो सेम रहती है चारों सालों के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल वैल्यू चेंज होती है, हर साल वैल्यू चेंज, मतलब इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ता है, फिर उस प्रिंसिपल में उस साल का इंटरेस्ट लगता है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 साल है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो पहले साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा 8%, इसका 8%, 62500 का 8%। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5000, आंसर आएगा 5000। अब ये 5000 किस में जुड़ेगा, 62,500 में दूसरे साल के लिए। ये पहले साल में मुझे 5000 मिला, अब दूसरे साल में प्रिंसिपल चेंज होगा, नया प्रिंसिपल आएगा 67,500। अब इस साल में भी रेट कितना है 8% ही है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसका 8%, इसका 8%। तो यह 0 से 0 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 40, 456, 66, 48, 50, 400। तो पहले साल का इंटरेस्ट आपका 5000 था, दूसरे साल का 5400 है, तो टोटल इंटरेस्ट आपके पास 10,400। टोटल इंटरेस्ट क्या होगा 10,400। ये आ जाएगा आपके पास टोटल इंटरेस्ट 10,400। तो इस तरह से करोगे तो जल्दी आएगा, राइट। याद रखना सिंपल इंटरेस्ट में ये सेम रहेगा हर साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट यहाँ जुड़ के ये नया प्रिंसिपल बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क अलोन। ए बी सी कितने कितने दिनों में काम कर सकते हैं, ए काम कर सकता है 10 दिनों में, बी काम कर सकता है 12 दिनों में और सी काम कर सकता है 15 दिनों में। If they all start working together, उन सब ने काम करना शुरू किया। B left 2 days before the completion of the work, B ने 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया। Then in how many days the work will be completed? कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो इन सब का एलसीएम क्या होगा 60, इन सब का एलसीएम क्या होगा 60, मतलब काम कितने यूनिट है, काम कितने यूनिट है, काम 60 यूनिट है, काम 60 यूनिट है। इस 60 यूनिट को ए करता है 10 दिन में, बी 12 दिनों में, सी 15 दिनों में। अब एक दिन में काम कितना होता है, कितने यूनिट काम होता है, 1 डे वर्क। एक दिन में ए कितना काम करता है 6 यूनिट, बी कितना काम करता है 5 यूनिट और सी 4 यूनिट, ठीक है। अब ये सभी मिलके काम करने लगे, ये सभी मिलके काम करेंगे। अगर ये मिलके काम करेंगे काम तो उतना ही है, काम तो 60 यूनिट ही है, काम 60 यूनिट ही है, ठीक है। अब जितने भी ये टाइम में करेंगे काम इन्होंने 60 यूनिट करना है, ठीक है। अब एक दिन में ए काम करता है 6 यूनिट, बी काम करता है 5 यूनिट और सी काम करता है 4 यूनिट। मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, अगर ये मिलके करेंगे तो एक दिन में काम कितने यूनिट होगा, एक दिन में काम होगा 6 + 5 + 4 यूनिट विच इज 15 यूनिट, 15 यूनिट एक दिन का काम होगा। पर इसने क्या बोला कि बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया। अगर बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया तो पूरे काम में से हम क्या कहेंगे बी को कि
बी ने 2 दिन पहले छोड़ा, तो बी का 2 दिन का काम जो 10 था, हम उसको बोलेंगे कि तुम मत छोड़ो। तो अगर बी 2 दिन पहले काम नहीं छोड़ेगा तो एक्स्ट्रा काम कितना होगा? 10 यूनिट। एक्स्ट्रा काम कितना होगा? 10 यूनिट। तो ये काम टोटल काम में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 15। 70 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगा 3 1 14, तो 14 3, तो ये आ जाएगा 4 2/3, 4 2/3। तो मतलब ये आएगा 14/3 डेज, 14/3 डेज। क्योंकि बी ने 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया था, पर अगर बी 2 दिन काम करता, बी 2 दिन और काम करता, तो सभी दिनों में इतना ही काम होना था, और वो बी का जो पूरा काम था वो इसमें हमने ऐड कर दिया, तो टोटल काम इतना होता। तो मिलकर वो कितने दिनों में काम करेंगे? 14/3 डेज में, 14/3 डेज में। नेक्स्ट, अमित बाइज एन ऑब्जेक्ट फॉर, अमित ने कोई ऑब्जेक्ट खरीदा है 3450 रुपीज में, और 450 रुपए उसने मेंटेनेंस पे लगाए, एंड फिर उसको बेचा 5670 में। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, खरीदा 3450 पे, कॉस्ट प्राइस, मेंटेनेंस लगाई 450 रुपए, तो ये कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा, क्योंकि खरीद में तो उसको इस टोटल का पड़ा, तो ये बनेगा 3900, और सेलिंग प्राइस क्या है? 5670, इसमें से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस करेंगे 771, ठीक है। तो ये उसका प्रॉफिट है, ये उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 1770 डिवाइडेड बाय 3900 इंटू 100, तो ये कटेगा। अब हमारे पास आएगा 1450, ये 3 से कटेगा, क्योंकि ऊपर 15 बनता, नीचे 12, 1 3 5 27 90। अब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जाएगा 3 4 पे जाएगा 52, 70 किस पे जाएगा? 52 प्लस 13 65, 5 45 पॉइंट, ए ऑप्शन, 45.3% ए ऑप्शन। तो मेंटेनेंस का खर्चा हो तो वो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है, वो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है। तो ये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस है, जितने में उसकी लागत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर प्रॉफिट और डिस्काउंट का है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, एक शॉर्टकट तरीका याद करना है। वो शॉर्टकट तरीका क्या कहता है? जो भी वस्तु का जो टैग के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है वो मार्क प्राइस होता है। वो क्या होता है? मार्क प्राइस। उस प्राइस के ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है। तो अगर किसी भी दुकानदार को 10% डिस्काउंट देने के बावजूद, 10% डिस्काउंट देने के बावजूद R परसेंटेज का प्रॉफिट हो, R परसेंटेज का प्रॉफिट हो, मतलब अगर मार्क प्राइस MP है और दुकानदार D% का डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद उसको R परसेंटेज का प्रॉफिट होता है, तो फॉर्मूला ये है कि मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस की जो रेशियो है, कॉस्ट प्राइस मींस जो शॉपकीपर की खरीद है उसकी रेशियो इक्वल होती है 100 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 माइनस D, 100 माइनस D। अगर यहाँ पे उसको R परसेंटेज का लॉस होगा तो ये प्लस बदल जाएगा माइनस में, ये प्लस बदल जाएगा माइनस में। तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 100 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 माइनस D। तो इस सवाल में भी वो क्या कह रहा है कि a person sells an article 30% प्रॉफिट, उसको 30% का प्रॉफिट होता है आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% की छूट देने के बावजूद उसको 30% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ द मार्क्ड प्राइस इज 780। तो उसने हमें मार्क प्राइस दे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 780 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 100, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ? 30 का, और डिस्काउंट कितना दिया? 20% का। तो ये हमारे पास आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 80। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आएगा 780 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 30। तो यहां से कटेगा 60, तो 480 रुपए,
480 रुपए रहेगी। बेटा ये ऑप्शन गलत हो सकता है, यहाँ पे 480 आएगा। सो आंसर इज 480 रुपीज। आंसर इज 480 रुपीज। कुछ टाइपिंग एरर होगा, जो आंसर है वो है 480 रुपए। तो ये शॉर्टकट है, इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर एसएससी शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 6? थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 6। तो जो पहला नंबर है हमारे पास दैट इज ए, और जो दूसरा नंबर है दैट इज बी। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो 6 into 6 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 डिवाइडेड बाई 9 4। सो आंसर इज 4। तो रिमेंबर कि ये फॉर्मूला होता है टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, Which of the following is divisible by 88? अब हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से टिल द नंबर 11 और 13। अब 88 से डिविजिबिलिटी मींस 88 किसके इक्वल होगा? 88 इक्वल होगा 8 into 11 के। तो कोई भी नंबर 88 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो 8 और 11 दोनों से डिविजिबल है। अब कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा? अगर उसके लास्ट वाले 3 डिजिट डिविजिबल किससे होंगे? 8 से। अगर उसके लास्ट वाले 3 डिजिट डिविजिबल होंगे 8 से। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऐसे कौन से नंबर है जिसमें 316 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 316 8 से डिविजिबल है? नहीं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। बाकी सब भी लास्ट के 3 डिजिट 136 है जो कि 8 से डिविजिबल है, अब हमें वो नंबर निकालना है जो 11 से डिविजिबल होगा, अब 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करोगे कि जितने भी नंबर ऑड प्लेसेस पे हैं और जितने भी नंबर इवन प्लेसेस पे हैं, तो कहने का मतलब अगर मान लो बी ऑप्शन को चेक करना है तो 4, 8, 9, 7, 1, 3, 6 हम क्या करेंगे? 4 को जोड़ेंगे 9 के साथ, 9 को जोड़ेंगे 1 के साथ, 1 को जोड़ेंगे 6 के साथ, इन सबको जमा करेंगे तो 9, 10, 16, 20, 4 + 9 + 1 + 6 कितने इक्वल होगा? 20 के। उसी तरह हम जोड़ेंगे 8 को किसके साथ जोड़ेंगे? 7 के साथ, 7 को किसके साथ जोड़ेंगे? 3 के साथ। तो 8 + 7 + 3 18। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, तो आंसर आया 2। क्या 2 डिविजिबल है 11 के साथ? आंसर इज नो। तो बी आंसर नहीं। इसी तरह हम सी को चेक करेंगे, सी को चेक करने के लिए 4 + 8 12, 12 13, 13 और 6 19, 19 में से क्या घटाएंगे? 9, 7, 16, 16, 3, 19, 19 - 19 से 0। क्या 0 11 से डिविजिबल है? आंसर है यस। 0 हर नंबर के साथ डिविजिबल होता है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या है? ऑप्शन सी। सो यहाँ तक ये था 4 अगस्त का एसएससी में जो भी उसने क्वेश्चन पूछे उसका एनालिसिस। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो जिन भी बच्चों का भी एग्जाम होना है उन सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। मैथ्स में एग्जाम देते हुए कैलकुलेशन एरर का ध्यान रखना। जो भी आप नंबर्स अपने क्वेश्चन से आंसर में लिखोगे, जहां पे भी रफ वर्क करोगे, वहां पे आपको उतारने में गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप कभी भी अगर कहीं पे भी अटक जाओ तो उस समय आपको घबराना नहीं है। उसमें आपको सारे पेपर में सारे क्वेश्चंस हैं उनको खराब नहीं करना। उस समय आपको एक लंबी सांस लेकर दोबारा से शुरू करना है
और रफ वर्क इतना रफ नहीं होना चाहिए कि हमें ही बाद में समझना आए। तो इन सभी बातों के साथ जब अगर आप मैथ्स का एग्जाम करोगे और बहुत शांति पूर्वक करोगे और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हुए कि आपको आता है, तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो जिन भी बच्चों का अभी एग्जाम है उन सबको ऑल द बेस्ट। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब टू अवर चैनल SSC विक्रमास। थैंक यू।